आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो सुलझ गया है या अभी भी नहीं सुलझा है। इसका बारे में आप ही हमें बताइएगा कि आप इसको सुलझा हुआ केस समझते हैं यानी कि सॉल्व्ड केस समझेंगे या फिर अनसॉल्व्ड की कैटेगरी में आएगा। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। ये कहानी आज जो हम आपको बता रहे हैं, ये कहानी कैसेट किंग की है, जिन्हें गुलशन कुमार के नाम से ये दुनिया, ये इंडस्ट्री जानती है। गुलशन कुमार पाकिस्तान से उनकी फैमिली दिल्ली आई थी और दिल्ली में दरियागंज और आईटीओ के पास उनकी जूस की दुकान थी जिसको उनके पिताजी चलाते थे और गुलशन कुमार उसी जूस की दुकान पर काम करते थे। तब ये गानों का चलन बढ़ रहा था। गानों के साथ म्यूज़िक प्लेयर्स, ऑडियो टेप रिकॉर्डर आने लगे, तो ऑडियो कैसेट्स चलने लगी। तो गुलशन कुमार ने अपने पापा से कुछ पैसा लेके आईटीओ पे एक छोटी सी दुकान ली और कैसेटों का काम शुरू कर दिया। कैसेटों का काम क्या करते थे वो भी मैं आपको बता दूं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो बड़ी बड़ी टिप्स और दूसरे वीनस और इन सब के जो गाने की कॉपीराइट्स और उसमें होते थे, तो उन गानों को वो एक दूसरी कैसेट्स में रिकॉर्ड कर लेते थे और फिर उनको एक लेबल लगाकर बेचते थे। इसकी कीमत कम होती थी, इसलिए इनकी कैसेटें ज़्यादा बिकती थी। साथ में उस वक्त जागरण का काफ़ी शुरू हुआ था। ऑर्केस्ट्रा यानी कि शादी ब्याह में लाइव गाने का ऑर्केस्ट्रा काफ़ी चलता था, तो वहाँ से सिंगर्स को लेकर आते थे। वो सिंगर्स बेसिकली बड़े बड़े जो सिंगर्स होते थे उनके गानों को गाते थे, उनकी आवाज़ में गाते थे, तो यहाँ से रिकॉर्डिंग चलती थी। इन्हीं सिंगर्स में से सोनू निगम जी भी हैं, जो बहुत बड़े आज सिंगर बन गए हैं। उन्होंने भी गुलशन कुमार के साथ काम किया है। कुमार शानू ने काम किया है, अनुराधा पौडवाल ने काम किया है। ये सब बड़े बड़े सिंगर थे। फिर इन्होंने अपना स्टूडियो डाला सुपर कैसेट्स के नाम से, फिर टी सीरीज़ जिसके अंदर आता है। नोएडा में बहुत बड़ा सा ऑफिस 16A में, सेक्टर 16A जो फिल्म सिटी है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो शिव जी की बहुत बड़ी सी मूर्ति आपको दिखेगी दूर से ही। तो ये टी सीरीज़ का ऑफिस था। तो इन्होंने, कहते हैं कि 500 या 1500 से काम को अपना 550 करोड़ का अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया था। इस बीच ये फिर बॉम्बे शिफ्ट हो जाते हैं। बॉम्बे में ये फिल्म प्रोड्यूसर बन जाते हैं, कई फिल्में बनाती हैं। और आशिकी, राहुल राय और अनु अग्रवाल की फिल्म आशिकी, जिसे महेश भट्ट करते हैं, ये सुपर डुपर हिट हो जाती है। फिल्म की स्टोरी जो मोहब्बत की थी, लेकिन इसके गानों ने रिकॉर्ड तोड़ कर कमाई करता है। रिकॉर्ड तोड़ मतलब कि उस दौरान राहुल राय की तरह सब लड़के बाल रखते थे और गाने इनके हर की ज़ुबान पे होता था। तेरी आशिकी भी क्या रंग लाई, वफ़ा मैंने की तूने की बेवफाई, और तरह तरह के अब तेरे बिन जी लेंगे हम, दर्द ज़िंदगी का सह लेंगे हम। इस तरह के गाने ज़बरदस्त हिट थे और इनकी दोस्ती नदीम श्रवण से हो जाती है। अब यहाँ पर इनकी कहानी को रोकते हैं। ये मुंबई में लोखंडवाला में रहते थे और अब तारीख पर आता हूँ मैं, 12 अगस्त 1997। 12 अगस्त 1997 वो दिन था। इन्होंने, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, शिव भक्त और माता के भक्त बहुत बड़े थे, उसी जागरण में करते थे। तो इन्होंने आज भी वैष्णो देवी में इनकी संस्था वो प्रसाद को वहाँ पर बांटती है, तो वो काम आज भी होता है। ये हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भूषण कुमार, इनकी फैमिली ये काम करती है। शिव भक्त है, तो इन्होंने अंधेरी में जीत नगर में एक शिव मंदिर को रिनोवेट कराते हैं पूरा, बहुत अच्छे से मार्बल और सब करके उसको एकदम पूरा फर्स्ट क्लास बना देते हैं। उसकी मैनेजमेंट कमेटी में जितना भी पैसा चाहिए होता है वो बराबर देते हैं। और इसी शिव मंदिर में ये रोज़ इनका नियम होता है कि सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे इनको उस मंदिर में दर्शन देने हैं, भगवान की पूजा 10 मिनट की करनी है और वापस घर चले आना है, या फिर वहाँ से सुबह जाते हैं तो वहाँ से अपने काम पर चले जाते हैं। इनके पास मरून कलर की मारुति स्टीम थी, पहले स्टीम चलती थी, बड़ी गाड़ी सिडान की तरह बड़ी गाड़ी आई थी स्टीम, तो ये इनकी थी। तो 12 अगस्त 1997 के दिन सुबह 10 बजे ये अपने घर से निकलते हैं। इनका ड्राइवर सूरज, जैसे रूपलाल सूरज है, सूरज के साथ ये बैठते हैं। हाँ, इनको
ये एक नोएडा में इनका ऑफिस था, तो इनको यूपी पुलिस ने एक गनमैन दिया हुआ था इनकी सिक्योरिटी के लिए, जो इनके साथ हमेशा रहता था, क्योंकि पैसे का व्यापार बढ़ रहा था। तो एक सिक्योरिटी के लिए इतनी बड़े पर्सनालिटी बनते जा रहे थे, तो इनको सिक्योरिटी के लिए एक गनमैन मुहैया कराया गया था। तो पर उस दिन 12 अगस्त 1997 में वो गनमैन नहीं था, कहते हैं कि उसको बुखार हो गया था, वो 1-2 दिन छुट्टी पर के लिए अर्जी दे के चला गया था। तो ये ड्राइवर होता है, अपनी थाली को सजाते हैं, वो पूजा की थाली जिसमें पानी, सिंदूर और जो भी प्रसाद होता है उसको रखकर ये अपनी गाड़ी में रखते हैं। रूपलाल सूरज से कहते हैं चलो, और ये मंदिर को 10 बजे निकलते हैं और 10:10 पर ये मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर पहुंचते तो मंदिर का जो मैनेजमेंट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हर बारी की तरह इनको लेने आते हैं। ये जाते हैं मंदिर, पूजा करते हैं। पूजा 10 मिनट की पूजा के बाद 10:10 पर ये नीचे उतरते हैं। ये नीचे उतरते हैं तो ड्राइवर, जैसे इधर ये सीढ़ियां हैं तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ पे ड्राइवर आकर ड्राइविंग सीट पर जाता है। ये दरवाज़ा खोल के करते हैं, तभी एक आदमी इनके पीछे बंदूक लगा देता है। ये कहते हैं ये क्या कर रहे हो? तो उसका वो कहता है कि तूने बहुत यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया है, अब जाकर तू पूजा पाठ ऊपर करना। और गोली बरसाते, धक धक मारते हैं। 9 mm की फुल सेट होती है। जब ये टर्न करते हैं, इतने में 2 जने और जो छुपे हुए होते हैं वो आ जाते हैं और इनके 16 राउंड इन पे गोली छाती वाती पे पड़ती है। ड्राइवर इनको बचाने की कोशिश करता है तो ड्राइवर की टांग पे भी गोली मार दी जाती है। यहाँ पर एक बड़ा दुर्भाग्य की चीज़ जो बताई जाती है कि ये उस वक्त बचने की कोशिश में ये दुकान की तरफ एक भागते हैं, तो वो दुकानदार शटर इनके मुंह पे बंद कर देता है। दूसरी दुकान पे जाते हैं, फिर शटर करता है, गोली बरसाती होती है। 16 राउंड पड़ते हैं और इनकी माँ जगदम्बा के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। और वो जो 3 हत्यारे थे वो पूरा तरह से देख लेते हैं कि ये मर गए हैं। वहाँ पर जाते हैं, भीड़ लगी होती है। एक टैक्सी ड्राइवर को कहा जाता है कि शायद उसको खींच के निकालते हैं, टैक्सी लेते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। इतने में जब ये सब हो जाता है, मैनेजमेंट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो रूपलाल को और इनको किसी को बुला के इन्हीं की गाड़ी में डालते हैं, रियर सीट पे इनको बिठाते हैं और अस्पताल की तरफ जाते हैं। और अस्पताल पे पहुंचते ही इनको डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। तो ये गुलशन कुमार का मर्डर की ये पूरी कहानी है। अब इस कहानी में विवाद, या अब कौन लोगों ने इनके मर्डर कराया, किनका ये शक है। तो पुलिस 3 लोगों को, 3 नाम पुलिस के सामने आते हैं। पहले तो जिसने मारा था वो था अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद और मोहम्मद अली शेख। ये 3 लोग जो बताया था ना, 3 लोगों ने गोली मारी थे, वो ये 3 लोग थे, अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद और मोहम्मद अली शेख। मोहम्मद अली शेख को पुलिस वाले गवाह बना लेते हैं। अब्दुल राशिद छूट जाता है कम उसके उसमें, और अब्दुल रऊफ को सज़ा होती है। ये 3 लोग होते हैं। अब इनको किसने भेजा था, अब यहाँ से कहानी खुलती है। तो 3 नाम आते हैं। 3 नाम आता है। एक आता है नदीम श्रवण का, जिसमें नदीम सैफ़ी जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिन्होंने आशिकी फिल्म बनाई थी, उनका नाम होता है। दूसरा रमेश तुरानी, टिप्स के मालिक का। और तीसरा अंडरवर्ल्ड के अबू सलेम का। अब ये 3 नाम आते हैं। तो इन तीनों के पीछे क्या मोटिव है कि इन्होंने ये हत्या कराई। तो सबसे पहले नदीम सैफ़ी, जो नदीम श्रवण के नाम से जिनकी जोड़ी बनी थी, जिन्होंने आशिका कहा था, कहते हैं इनके पास ये वजह थी कि नदीम ने एक एल्बम बनाई थी, है अजनबी, जिसमें नदीम ने गाना गाया था। और वो गुलशन कुमार को ये प्रेशर करते कि आप इसके कॉपीराइट्स खरीद लीजिए और इसको आप पब्लिसिटी कीजिए। गुलशन कुमार कहते हैं कि भाई तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, ये नहीं चलेगा। लेकिन वो काफ़ी प्रेशर बनाते हैं। फिर गुलशन कुमार के भाई जो किशन कुमार हैं, वो कहते हैं कि नहीं भैया आप कर लो, और गुलशन कुमार ले लेते हैं। और क्या होता है नतीजा, हे अजनबी बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है। अब बुरी तरह फ्लॉप होने में नदीम अपनी आवाज़ का दोष ना मानते हुए गुलशन कुमार का दोष मानते हैं। कहते हैं कि ये आपने जानबूझकर मेरा वीडियो एल्बम, उस दौरान पे वीडियो एल्बम बहुत बनते थे, जैसे अभी आप देख रहे हैं यूट्यूब में, तो पहले ये वीडियो एल्बम बनते थे। कई चैनल थे, टेलीविज़न के चैनल थे जो सिर्फ ये एल्बम्स को ही गाने दिखाया जाता था, जिसमें जी म्यूज़िक का भी एक चैनल था। तो कहते हैं कि नहीं भाई आपने इसको जानबूझकर मुझे फ्लॉप कराने के लिए किया, आपने इसकी सही पब्लिसिटी नहीं की थी। ये इनका एक
मोटिव होता है। अब टिप्स के रमेश तुरानी का क्या है? रमेश तुरानी का ये मोटिव माना गया है कि भाई रमेश तुरानी को इनसे बहुत नुकसान हो रहा था। यानी कि ये जो अपने टी सीरीज़ की कैसेटें बेच रहे थे, ये शायद 12-13 रुपए की थी, और रमेश नुरानी का जो टिप्स का आता था वो 25 रुपए के करीब का आता था। तो इन्होंने इतने रेट कट कर दिए थे कि जो क्लाइंट थे, जो कस्टमर थे, वो सारे टी सीरीज़ की तरफ जा रहे थे, टिप्स की तरफ नहीं जा रहे थे। और नए रिकॉर्डिंग के लिए टी सीरीज़ बढ़ रहा था, तो नए प्रोड्यूसर्स और कॉपीराइट्स का जितना भी होता था वो सारा टी सीरीज़ को मिल रहा था। तो इनका नुकसान बिजनेस का हो रहा था। अब अबू सलेम कहाँ से आया? अबू सलेम अंडरवर्ल्ड का आदमी था। अबू सलेम को जो दाऊद का आदमी माना जाता था, और अनीस के साथ इसका काम था बॉलीवुड से एक्सटॉर्शन का और प्रोटेक्शन मनी लेना। इसको ये रवि राय, इन सब पे भी, राकेश रोशन, इन सब पर भी इसने हमला कराया था। तो इसका काम था बॉलीवुड पे अपना दबदबा बनाना और वहाँ से पैसे को लेना। तो ये गुलशन कुमार को धमकियाँ दे रहा था। कहते हैं कि इसने 5 अगस्त को फ़ोन करवाया है, 8 अगस्त को कराया है। 8 अगस्त को इसने कहा है कि भाई आप पैसे दे दो, तो कहते हैं कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा। 5 अगस्त की बात होती है कि कहते हैं कि भाई वो फ्लॉप हुआ था, इसमें 2 चीज़ों की बात आई थी। एक तो नदीम का जिक्र हुआ था, दूसरा एक्सटॉर्शन मनी मानने का, कि भाई पैसे दो, कि हम पैसे नहीं देंगे। फिर 8 को कहते हैं कि तुमने पुलिस को कंप्लेन नहीं की है। यानी कि जो फ़ोन कर रहा था वहाँ से भाई, वो कहता है कि तुमने पुलिस, इसका मतलब कि तुम हमें सीरियसली नहीं ले रहे हो। तो कहते हैं कि भाई मेरे जो साथ तो भगवान इसका फैसला करेगा। गुलशन कुमार ये कह के फ़ोन काट देते हैं, और 12 तारीख को इनको गोली मार दी जाती है। तो ये तीनों का वो चीज़ें होती हैं। इससे पहले अच्छा, इनका नाम क्यों आता है? कहते हैं 12 जुलाई को, 12 जुलाई के करीब, 12 जून को दुबई में एक कंसर्ट हुआ था जिसमें नदीम ने गाना गाया था। तो ये कंसर्ट कहते हैं रमेश तुरानी ने स्पॉन्सर किया था, जिसके लिए 25 लाख रुपए दिए गए थे। और यहाँ पर दुबई में ही अनीस के ऑफिस में, अनीस यानी कि दाऊद इब्राहिम का भाई, अनीस के ऑफिस में एक मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में ये फैसला किया गया था कि गुलशन कुमार का खेल ख़त्म करना है। ऐसा ये पुलिस की तरफ से तफ्तीश में आया है। तो पुलिस ने क्या किया? एक तो 12 अगस्त को जब मौत हुई, तो 30 अगस्त को कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में पता चला। 1997 अक्टूबर में रमेश तुरानी को अरेस्ट किया गया। नवंबर 1997 में चार्जशीट, 400 पेजों की चार्जशीट्स दाखिल की गई। 26 लोगों को दोषी एक्यूज्ड माना गया, जिसमें 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें एक बताया गया है कि वही मोहम्मद अली शेख, जिसको इन्होंने अपना गवाह बनाकर किया था। फिर ये आपका होता नहीं है, 2001 में, जनवरी 2001 में अब्दुल रऊफ जो कातिल था, जिसने शूटर मारा था, उसकी पहली गिरफ्तारी होती है। उस पर केस फाइल होता है। 2002 को 18 से 26 लोगों में से 18 लोग बरी हो जाते हैं, छूट जाते हैं। फिर ये आपका ये रऊफ भाग जाता है, 2009 में पेरोल से छूटता है। फिर ये भागकर बांग्लादेश चला जाता है। फिर बांग्लादेश में इसको इल्लीगल दस्तावेज के तहत पकड़ा जाता है। 5 साल की वहाँ पे सज़ा काटकर 2016 में पुलिस इसको लेकर आती है। फिर 2021 में पुलिस कोर्ट इसको सज़ा इसकी बरकरार रखते हैं कि ये केवल एक ये चीज़ों का आपका अरेस्ट हुआ था, और बाकी सब लोगों में थ्योरी ही चलती आ रही है कि रमेश तुरानी भी छूट जाते हैं, कि पुलिस कहते हो, जज कहते हैं कि आप ऐसा कोई भी नहीं बता पाए कि भाई इसने पैसा देकर। रमेश तुरानी पर यह था कि रमेश तुरानी ने नदीम सैफ़ी को 25 लाख रुपए दिए हैं। वो 25 लाख रुपए अबू सलेम तक पहुंचे हैं। अबू सलेम ने फिर इन हथियारों को देकर गुलशन कुमार का मर्डर कराया है, लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया। तो रमेश तुरानी भी छूट गए। अबू सलेम को पुर्तगाल से पकड़ के लाए थे, तो उन पर 1993 के बम ब्लास्ट का आरोप है। नदीम अभी भी यूके में है। तो ये एक कैसेट किंग का कत्ल हो जाता है दिन दहाड़े में। और अगर आप समझे कि इतना बड़ा षड्यंत्र के साथ इतनी बड़ी थ्योरी लगाई। और एक बात और, बाला साहब का उस वक्त बयान आया था कि वो जानते हैं कि 3 कौन लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया था, लेकिन वो कभी खुलकर नहीं आया, कभी आपके पास निकल कर नहीं आया। तो इसीलिए हमने ये कहा था कि आप ही बताइए कि ये केस सॉल्व हुआ है कि अभी भी अनसॉल्व है। किताबों और कानूनों के उसमें तो इसमें अब्दुल रऊफ को सज़ा हुई है, बाकी सब लोग छूट गए हैं, और सब अबू सलेम बम ब्लास्ट के उसमें है, इसमें उसका कोई अभी वो नहीं हुआ है। और नदीम सैफ़ी आपके वहीं पर हैं चीज़ें यूके में। तो
इसी तरह की कहानियाँ आप इंडिया लाइफ में देखते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।